Assalamu alaikum dear students, I am Professor Mohammad Akram from Aspire College ठोकर कैंपस। आज इस लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश पार्ट 2 बुक 2 के चैप्टर 15 मुस्तफ़ा कमाल की रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम मुस्तफ़ा कमाल के मुतल्लिक़ थोड़ा सा देख लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का मुकम्मल नाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है और ये जिद्दी तुर्की का बानी है। इसने 1923 से लेकर 1938 तक तुर्की पर हुकूमत की। मुस्तफ़ा कमाल 1881 के अंदर सैलोनिका वलायत के अंदर पैदा हुआ। इसकी तालीम ऑटोमन मिलिट्री कॉलेज से है और ये 10 नवंबर 1938 को वफात पा गया था। चैप्टर को रीड करते हैं, साथ साथ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम डिस्कस करते हैं। तुर्की 1911 से लेकर 1918 तक जंग के अंदर था। वर्ल्ड वार 1 1914 के अंदर स्टार्ट हुई, लेकिन तुर्की उससे पहले ही इटली के साथ जंग लड़ रहा था। 1911 से लेकर जब 1918 तक जंग जारी रही तो तुर्की के सिपाही इस जंग के अंदर थक चुके थे और तुर्की ये जंग हार चुका था। वर्ल्ड वार 1 के अंदर तुर्की ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया था और अमलन ये जंग हार चुका था। जंग हारने पर इसके जो मुखालिफिन थे उन्होंने तुर्की पर तकरीबन एक आज़ाद ख्याल लिबरल्स की हुकूमत कायम करती थी और अमलन तुर्की पर कब्जा हो चुका था। उस वक्त के बादशाह महमद फोर, सुल्तान चहारम या महमद फोर तुर्की के बादशाह थे और ये मुखालिफिन के ज़ेरे साया थे। इनका ख्याल ये था कि मुखालिफिन के साथ उनको सपोर्ट किया जाए या इत्तेहादी अफवाज को, अलाइज को सपोर्ट किया जाए और उनके ज़ेरे ताबे बनकर ज़िंदगी गुजारी जाए तो तुर्की की किस्मत का फैसला किया जाए। उस वक्त तक मुस्तफ़ा कमाल भी इसी गवर्नमेंट का हिस्सा था, यानी सुल्तान मोहम्मद चहारम या महमद फोर जो कि उस वक्त का बादशाह था, मुस्तफ़ा कमाल भी उसका साथ दे रहा था। 1918 के अंदर ही इस्तांबुल के अंदर बरतानवी एम्बेसी को बरतानवी हाई कमीशन का दर्जा दे दिया गया और उसे मिलिट्री और नेवल दस्तों की सपोर्ट हासिल थी और उन्होंने अमलन तमाम गवर्नमेंट मशीनरी पर कब्जा कर लिया था, यानी उनके अहकामात चल रहे थे। उसी दौरान मशरकी अनातोलिया के अंदर एक कमांडर क्याज़म कराब बेकर, जिसकी हमने ये तस्वीर यहाँ पर ऐड कर दी है, ये कुछ ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के आर्मी के दस्तों के साथ बगावत कर रहा था और ये बगावत सुल्तान के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए, यानी इत्तेहादी अफवाज के लिए जिन्होंने अमलन कब्जा किया हुआ था, ये सूरत हाल तकलीफ दे थी। उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो जाकर इस सूरत हाल को कंट्रोल करता और इसको डिफ्यूज़ करता। सबकी नज़र मुस्तफ़ा कमाल पर थी। मुस्तफ़ा कमाल को सिलेक्ट किया गया तो सबसे पहले बरतानवी हाई कमीशन ने इस पर इतराज़ किया और इसको वो ना भेजने की हक में था, लेकिन इस इतराज़ को रिजेक्ट कर दिया गया और 15 मई 1919 को मुस्तफ़ा कमाल को इस बगावत को कुचलने के लिए मशरकी अनातोलिया का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया जाता है। अब 15 मई के हवाले से याद रखिएगा, इसके हवाले से दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक, मुस्तफ़ा कमाल 15 मई 1919 को मशरकी अनातोलिया का या मशरकी सूबों का गवर्नर जनरल के तौर पर सफ़र करना, और एक पॉइंट इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल एक छोटे से स्टीमर पर भाप से चलने वाले इंजन या
बहरी कश्ती आप कह लें, छोटा जहाज कह लें, उस पर बैठता है और बहरी सफ़र शुरू कर देता है। मुश्किल ही वो ब्लैक सी, जिसे बहरे असवद भी कहते हैं, बहरे असवद के अंदर दाखिल ही हुआ था कि इस्तांबुल के अंदर अरबाब अख्तियार को इसके इरादों पर शक हो जाता है और वो पीछे से अहकामात जारी करते हैं कि इसके जहाज को रोक लिया जाए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अब दूसरा वाक़या हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने जैसे कि आपसे शेयर किया था कि 15 मई के हवाले से दो वाक़यात को ज़हन में रखिएगा। पहला वाक़या 15 मई 1919 को मुस्तफ़ा कमाल सफ़र के लिए निकलता है, तो दूसरा साथ ही एक और वाक़या पेश आता है कि ब्रिटिश मेडिटेरियन फ्लीट, मेडिटेरियन बहरे हिंद, बहरे रूम के अंदर जो ब्रिटिश फ्लीट थे, बहरी जहाज थे, उनके एक एडमिरल ने अनाउंस किया, बल्कि अजमेर के गवर्नर को ये हुक्म भेजा, ये इतला भेजी कि सबसे बेहतरीन सूबा आयदीन आज से इस पर ग्रीक हुकूमत करेंगे, यानी ये सूबा ग्रीक को दे दिया जाएगा। इस हुक्म के साथ ही ऑटोमन ट्रूप्स, ये जो सल्तनत उस्मानिया के सिपाही थे, उन्हें फ़ौरन वापस बैरकों में भेज दिया गया और जैसे ही आखिरी सिपाही बैरकों में जाता है तो ग्रीक मेट्रोपॉलिटन यानी पादरी, लॉर्ड पादरी अपनी क्रॉस का साइन लहरा देते हैं। जब ये वाला मामला बनता है, दो सूरत हाल बैक वक्त आ रही हैं। एक पहले से ही मामला चल रहा था कि आज़म करा बेकर बगावत कर रहा था। दूसरा मामला उन्होंने ये किया कि जब इस सूबे पर कब्जे का ऐलान किया तो इससे जो आम तुर्क, जो इत्तेहादियों को अपने लिए बेहतर कंसीडर करते थे, इत्तेहादियों के इस फैसले से वो नाराज़ हुए और उनके अंदर बगावत पैदा हो गई। इसी के इस सूरत हाल को देखते हुए ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, ये नाम याद रखिएगा, आयोन मिटाकोस ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि ये हमले रोक दिए जाए, यानी इस तरह की जो डिवीज़न है इसको रोक दिया जाए, लेकिन इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि उन्होंने अपना काम जारी रखा। यहाँ तक ये मामला मुकम्मल होता है तो दूसरी साइड पर मुस्तफ़ा कमाल, जो कि एक छोटी सी स्टीमर में जा रहा था, वो कोले खाता हुआ सैमसन के मुकाम पर पहुंचा। सैमसन क्या है? सैमसन अनातोलिया की एक साहिली पट्टी है या साहिल है, वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पर एक मकाम है, एक जगह है अमीसिया। अमीसिया के मकाम पर, अमीसिया में अली फ़ाउद से मिलता है। अली फ़ाउद कौन है? अली फ़ाउद अंकरा में एक छोटे से सल्तनत उस्मानिया की आर्मी के ग्रोह की कमांड करने वाला एक कमांडर था और ये बगावत कर रहा था कि आज़म करा बेकर के साथ मिलकर अली फ़ाउद बगावत कर रहा था और ये एक छोटी सी यूनिट को कमांड कर रहा था, छोटे से ग्रोह को कमांड कर रहा था। जब मुस्तफ़ा कमाल इससे मिला तो मुस्तफ़ा कमाल ने और इसने मुज़ाहमत का फ़ैसला किया। इन्होंने एक प्लान तरतीब दिया। प्लान के अंदर सबसे पहले ये रखा गया कि बाकायदा आर्मी को तश्कील देने से पहले गुरिल्ला हमले जारी रखेंगे, यानी कि गुरिल्ला हमले कहते हैं लुक छुप के हमला करना या सीक्रेटली हमला करना। इसके साथ ही ये भी प्लान भी किया गया, ये फैसला किया कि ये सारे का सारा काम महमद IV या इस्तांबुल में, क्योंकि इस्तांबुल उस वक्त इत्तेहादियों के ज़ेरे नगीं था और उनके कब्जे में था, वहाँ से अमलन कुछ नहीं हो सकता था कि उनकी मर्जी के बगैर और उनकी मदद के बगैर किया जाएगा। जब ये फैसला हुआ तो साथ तीसरा फैसला ये किया गया कि गवर्नमेंट को इस्तांबुल के बजाय, इस्तांबुल में चलाने के बजाय अनातोलिया में आर्जी हुकूमत कायम की जाए और यहाँ से उसको ऑपरेट किया जाए। ये बात फाइनल होने के बाद मुस्तफ़ा कमाल गांव-गांव, करिए-करिए, शहर-शहर जाता है ताकि वो अपने लोगों को मोटिवेट कर सके और बगावत पर उभार सके।
جب یہ سارا کام مصطفیٰ کمال کر رہا تھا تو اسی دوران یہ خبر آتی ہے کہ گریک جو ہیں وہ حملے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی یونانی جو تھے وہ حملے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب دو تین صورتحال اکٹھی ہو چکی تھی۔ نمبر ون، بغاوت پہلے سے چل رہی تھی جو کہ کاظم کرا بیکر کی نگرانی میں چل رہی تھی، علی فاؤت اس کے ساتھ شامل تھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ ایک برٹش کمانڈر نے یہ اناؤنس کر دیا کہ اے دین کا صوبہ گریکس کے زیر تسلط ہوگا، وہ اس پر قابض ہوں گے۔ تیسرا، جب یہ خبر پہنچی کہ گریکس حملے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو جو عام ترک خاموش انتظار کر رہے تھے یا اتحادیوں کو اپنا بہترین نمائندہ سمجھتے تھے، وہ اس بات پر خوش تھے کہ پچھلی گورنمنٹ سے جان چھوٹی ہے۔ اب یہ سارے بھڑک اٹھے اور ان کے اندر لڑائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اب سب ترک نے یہ قسم کھا لی کہ اب ہم موت کو ترجیح دیں گے لیکن یونانیوں کی غلامی میں نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترک آرمی کراپ سائڈ دیار بکر، یہاں پر آرمیوں کا ایک یونٹ تشکیل دیا گیا، کیونکہ متحدہ آرمی کے یا ترکش آرمی کے دستے پہلے سے یہاں پہ موجود تھے، جبکہ اگینسٹ یا الائز جو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے وہ اس سے بہت دور تھے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ جب یہ خبر محمد کو پہنچتی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے بغاوت شروع کر دی ہے اور آرمی کو متحد کرنا شروع کر دی ہے اور دوبارہ سے لڑنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، تو محمد فوراً مصطفیٰ کمال کو ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فوراً اناطولیہ پہنچ کر اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ لیکن مصطفیٰ کمال اس کی یہ بات نہیں سنتا اور دوبارہ سے وہ بادشاہ کو ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے جس میں ایک لمبی چوڑی تقریر لکھی گئی تھی، جذباتی طور پر ابھارا گیا تھا کہ محمد استنبول کو چھوڑ کر انقرہ میں آئے یا اناطولیہ میں آئے اور وہاں آ کر جو ترک سپاہی مزاحمت کر رہے ہیں ان کی کمانڈ سنبھال لے اور اس طرح وہ ان کو لیڈ کریں۔ لیکن محمد فور اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اس حق میں تھا کہ طاقتور فاتحین کے ساتھ تعاون کیا جائے، یعنی الائز کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے ساتھ بغاوت نہ کی جائے۔ وہ دوبارہ سے پھر ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے مصطفیٰ کمال کو اور اس میں حکم دیتا ہے کہ آپ فوراً واپس آ جائیں۔ اس کے جواب میں مصطفیٰ کمال آگے سے ایک سینٹینس لکھ کے بھیجتا ہے یا کہتا ہے کہ I'll stay in Anatolia until the nation won its independence۔ میں اس وقت تک اناطولیہ میں ہی رکوں گا جب تک میری قوم آزادی حاصل نہیں کر لیتی۔ جب مصطفیٰ کمال نے یہ ٹیلی گرام بھیجا اور اپنی کمٹمنٹ شو کی تو محمد کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ محمد نے ایک چال چلی اور ایک اعلان کیا کہ وہ لوگ جو مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہیں وہ استنبول آئیں اور وہ مل بیٹھ کر اپنی حکومت بنائیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اسے بادشاہ کی مخالفت نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک کانفلکٹ یہ پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے جو مصطفیٰ کمال کا ساتھ دے رہے تھے بادشاہ کی اس بات پر یقین کر لیا اور وہ فوراً اناطولیہ سے استنبول موو کر گئے۔ اب استنبول جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پہلے ہی الائز کے زیر تسلط تھا، وہاں پر کوئی بہتر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مصطفیٰ کمال اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہتا ہے اور وہ اس پر یقین نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ کمال نے یہ تجویز کیا کہ پارلیمنٹ کو استنبول میں بیٹھنے کے بجائے انقرہ میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ محفوظ اور بہتر کنٹرول میں علاقہ ہے اور یہاں پر ایک نئی متوازی حکومت قائم کی جائے۔ لیکن اس موقع پر مصطفیٰ کمال کو تقریباً شکست ہوئی۔ شکست اس سلسلے میں ہوئی کہ باقی لوگ تقریباً وہ لوگ جنہوں نے آئندہ بادشاہ بننے کے لیے حکمت عملی بنائی ہوئی تھی یا بادشاہ کے وفادار سمجھے جاتے تھے، وہ اس کو چھوڑ کر موو کر کے اور سلطان کے شہر میں جا بیٹھے۔ اٹ مینس
यहाँ पर पहले से गवर्नमेंट चल रही थी, वहाँ पर जाकर बैठ गए और अलाइज की बंदूकों तले उन्होंने तुर्की की किस्मत का फैसला करने का प्लान तश्कील दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल का मुस्तफा कमाल को बड़ा बेहतरीन एडवांटेज मिला जब बाकी मुंतखब नुमाइंदे और मुस्तफा कमाल के कुछ हमायती बादशाह पर यकीन करते हुए बासफोरस एक मुकाम है, जगह का नाम है, इस्तांबुल के साथ, वहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो मुस्तफा कमाल को इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला और उसे फ्री हैंड मिला। उसने जो अपना काम किया जा रहा था उसको मज़ीद तेज़ कर दिया। उसने पुरानी शाही फौज के दस्तों को इकट्ठा किया, किसानों को इकट्ठा किया, औरतों को इकट्ठा किया और बाकायदा एक आर्मी तश्कील देना शुरू कर दी, जिससे ये मुस्तफा कमाल को बेनिफिट मिला कि एक बेहतर आर्मी तश्कील दे दी और उसने डे टू डे लड़ना शुरू कर दिया और उसने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस सूरत हाल को एक अमरीकी डॉक्टर ने अपनी डायरी के अंदर यूं लिखा है, ये लिख लीजिएगा, वैसे अगर याद करना हो तो कर लीजिएगा, सम टाइम ये होता है क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। क्या लिखा है उसने अपने उस सूरत हाल को कि आर्मीनियों का कत्ल आम मुतवक्के है, दिन रात गोलाबारी शुरू है, तोपें गूंजती हैं, आसमान लर्ज उठता है, यानी कि जो उसने सारे के सारे सूरत हाल बयान की। अब वो सूरत हाल इस कदर बन चुकी थी कि आम बंदा भी उसको देखकर अंदाज़ा कर सकता था, अंदाज़ा लगा लेता था कि अब तुर्क पीछे हटने वाले नहीं है वो, क्योंकि हर दिन या आए दिन वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे और उनकी जो रेसिस्टेंस थी वो बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान जब तुर्क आर्मी की या मुस्तफा कमाल के रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी तो अंदर के इलाकों से यूनिक इत्तेहादियों के जो आर्मी थी या लोग यहाँ पे कब्जा जमाए हुए थे उनको निकलना पड़ा। इवन दो कि बगदाद रेलवे जंक्शन, ये पॉइंट याद रखिएगा, बगदाद रेलवे जंक्शन जो कि इत शहीर के मुकाम पर था उसको भी इत्तेहादियों ने खाली कर दिया और मुस्तफा कमाल के लोगों को या मुहिब्बुल वतनों को ये बेनिफिट मिला कि उन्होंने साथ ही रेलवे के डब्बों को असले की कारखानियों में चेंज कर दिया, असले की फैक्ट्री में चेंज कर दिया, उसके कारखानों में या गोदाम के तौर पर चेंज कर दिया। जब इस सूरत हाल की खबर इस्तांबुल में पहुंची तो वहां पे उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ऑन 23 अप्रैल 1920 को जो तुर्किश असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया और उसको कब्जा कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब जो लोग वहां पर यकीन करके गए हुए थे, जिन्होंने बादशाह पर यकीन किया हुआ था कि यहां पर आके आप अपने फराइज सर अंजाम दे सकते हैं, उनको छुपने के लिए जगह दरकार थी और वो मौत से इधर उधर भाग रहे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं। वहां से वो लोग सारे भागते हैं और दोबारा मुस्तफा कमाल के साथ आकर मिल जाते हैं। अब सबको यकीन हो चुका था कि ये एक बादशाह की चाल थी। अगेन वो मुस्तफा कमाल को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसका आगे जाके उनको बेनिफिट ये मिलता है कि 1920 के अंदर मुस्तफा कमाल की ज़ेरे क़यादत तुर्क कौमी असम्बली का, यानी वो तुर्क कौमी असम्बली जो मुस्तफा कमाल ने डिज़ाइन किया था, यानी वो लोग जो रेसिस्ट कर रहे थे अनातोलिया के अंदर, उन्होंने अलग कौमी असम्बली का एक इजलास बुलाया और अपने मुंतखब या गैर मुंतखब जो लोग उस वक्त के उसके अंदर शामिल थे उनके साथ एक मीटिंग हुई और उसके अंदर ये ऐलान किया गया कि आज से तुर्की के फैसले ये असेंबली करेगी, ना कि वो पहले वाली असेंबली जो इस्तांबुल के अंदर बैठी हुई है। अब उस वक्त बैक 2 असेंबली चल रही थी, 2 गवर्नमेंट थी। एक महमद फोर्थ जो कि इस्तांबुल के अंदर बैठा हुआ था, उसकी गवर्नमेंट थी जो कि अमलन मफलूज थी, और दूसरी साइड पर अनातोलिया के अंदर या अंकरा के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या असेंबली जिसे हम कह सकते हैं,
उसका इजलास हो रहा था जो कि मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत था। ये अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे और ये दो पैरेलल थी। अब इन दोनों के अंदर तज़ाद क्या था? जो बादशाह महमद IV की गवर्नमेंट थी उसके अहकामात को अप्लाई करवाने वाला कोई नहीं था। उसकी अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की जा रही थी और वो अमलन बेबस था। जबकि मुस्तफ़ा कमाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये अमलन तौर पर ज़्यादा कारगर साबित थी और ये क्योंकि मज़ाहमत कर रहे थे, सारा कंट्रोल इनके हाथ में था, तो इसलिए दुनिया को भी इधर मुतवज्जे होना पड़ा। उसी दौरान मई 1920 के अंदर ही अलाइज महमद IV के साथ तश्कील पाया जाने वाला, ये तय पाया जाने वाला मुआहिदा था, वो पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने से मसाइल और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और पता चल जाता है कि इन्होंने तुर्की की किस्मत का फैसला कैसे किया था। यानी तुर्की को वो इस हाल में रखना चाहते थे कि बराए नाम वो जिंदा भी रहे और लेकिन अमलन मफलूज हो, जिसमें ये सारी उसकी टर्म एंड कंडीशन जो हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल द प्रोविंसेस वर टू बिकम mandated territories. The whole of eastern Anatolia was to added to the state of Armenia, यानी ईस्टर्न एनातोलिया आर्मीनिया में जाएगा। अजमीर का इलाका ग्रीक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। सिलिसिली फ्रेंच के कब्जे में चला जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी तुर्की को डिवाइड किया जा रहा था स्वाय के एक बड़े शहर के। अगर इस मुआहिदे को अप्लाई कर दिया जाता या मान लिया जाता तो अमलन तुर्की, जो अब तुर्की समझा जाता है, ये भी बाकी नहीं बचना था, यानी कि ये ख़त्म हो जाना था। इससे मुस्तफ़ा कमाल को ये बेनिफिट मिला कि लोगों की हमदर्दियाँ ऐसे मुआहिदे सामने आने के साथ मुस्तफ़ा कमाल के साथ साथ बढ़ती गई और जो इस्तांबुल के अंदर लोग बैठे हुए थे या गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए थे, बादशाह बैठा हुआ था, उनसे लोग पीछे हटते गए। नेक्स्ट मूव करते हैं। लेक्चर क्योंकि तकरीबन हमने हाफ चैप्टर इसमें अंदर कवर कर लिए है, तो इसलिए यहाँ से फर्दर जो नेक्स्ट हाफ है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ से डिटेल कंटिन्यू करेंगे, इसको दोबारा से डिस्कस करना। तो यहाँ तक ही हम कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू करते हुए मुकम्मल करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। दोबारा से फिर मैं 1 मिनट के अंदर आपको इसके समरी डिस्क्राइब कर देता हूँ। 1911 से लेकर 1918 तक तुर्की मुसलसल जंग में था और तुर्की ये जंग हार चुका था। अमलन अलाइज का तुर्की पर कब्जा हो चुका था, लेकिन अनातोलिया के अंदर क्याज़म क्राब बेकर एक कमांडर वो अभी भी बगावत कर रहा था। उस बगावत को कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को भेजा जाता है और मुस्तफ़ा कमाल उस बगावत को कुचलने के बजाय उसके अंदर शामिल हो जाता है और बाकी स्टोरीज को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।